नमस्कार, स्वागत है आप सभी का IB स्टार न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त हो चला है देश लाइव का, जहां सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में शिवसेना की मुश्किलें अब और भी ज़्यादा बढ़ गई हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में शिवसेना के विधायक दल का दफ्तर सील कर दिया गया है। महाराष्ट्र विधानसभा में शुरू होने वाले विशेष सत्र से पहले ही उनके विधायक दल के दफ्तर को सील कर दिया गया। दफ्तर के बाहर मराठी भाषा में नोटिस चिपका दिया गया। शिवसेना के स्पीकर प्रत्याशी राजन साल्वी विधान परिषद के उप सभापति नीलम गौरे के ऑफिस में बैठे थे। नोटिस में लिखा गया कि यह कार्यालय शिवसेना विधायी दल के निर्देश पर सील किया गया है। आज महाराष्ट्र में विधानसभा के स्पीकर का चुनाव किया गया। इसमें शिवसेना को विधायक को हार का सामना करना पड़ा। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव में एक बार फिर शिवसेना के दोनों गुट आमने सामने नजर आए। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने राजन साल्वी को उम्मीदवार बनाया और भाजपा की तरफ से युवा नेता और पहली बार विधायक चुने गए राहुल नार्वेकर के अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया गया था। इस चुनाव में शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे की तरफ से व्हिप जारी किया गया, लेकिन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि हम पर लागू नहीं होता। सूबे में सत्ता परिवर्तन के बाद बुलाए गए 2 दिवसीय विधानसभा के विशेष सत्र से पहले शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे खेमे की तरफ से सचेतक सुनील प्रभु ने व्हिप जारी कर दिया है। व्हिप में कहा गया है कि विधानसभा का विशेष सत्र 3 से 4 जुलाई को है। विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए राजन साल्वी उम्मीदवार हैं। इस दौरान शिवसेना के सभी सदस्य सदन में मौजूद रहे, लेकिन उनके लिए मुसीबत की बात यह रही कि अब शिवसेना के विधायकी दल के दफ्तर को सील कर दिया गया और उनके दफ्तर के बाहर नोटिस चस्पा किया गया। तो महाराष्ट्र विधानसभा को अब उसके नए स्पीकर मिल गए हैं। आपको बता दें कि 164 वोट के साथ नार्वेकर को जीत हासिल हुई है। महाराष्ट्र विधानसभा में रविवार को स्पीकर का चुनाव पूरा किया गया। एनडीए के उम्मीदवार और बीजेपी विधायक राहुल नार्वेकर ने बम्पर वोटों से चुनाव जीत लिया। वह महाराष्ट्र विधानसभा के नए अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। राहुल के सामने महाविकास आघाड़ी ने शिवसेना के विधायक राजन साल्वी को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन महाविकास आघाड़ी का यह दाव कामयाब नहीं हो सका और गठबंधन के उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा। 228 सदस्यीय महाराष्ट्र विधानसभा में एक विधायक की मृत्यु हो चुकी है। ऐसे में अभी विधानसभा में 287 सदस्य हैं। स्पीकर चुनाव में जीत के लिए 144 वोट चाहिए थे। बीजेपी के राहुल नार्वेकर को 164 वोट मिले, यानी कि जीत के लिए जरूरी 144 वोटों से 20 वोट ज़्यादा नार्वेकर को मिले। राहुल नार्वेकर ने अपने प्रतिद्वंदी को 47 वोट के बड़े अंतर से हराया, जबकि विपक्ष के उम्मीदवार राजन साल्वी को 107 विधायकों ने वोट दिया। मुख्य बात रही कि समाजवादी पार्टी और AIMIM के दो विधायकों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया, जबकि राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने विधायक ने बीजेपी उम्मीदवार को वोट किया। महाविकास आघाड़ी के 2 विधायक नवाब मलिक और अनिल देशमुख जेल में हैं, तो डिप्टी स्पीकर ने भी अपना वोट नहीं डाला। बता दें कि विधायक रमेश लटके का निधन हो चुका है, जिससे विधानसभा की एक सीट खाली चल रही है। उद्धव कैंप में लौटे 2 विधायक का विपक्ष में अब स्वागत किया गया। सीएम एकनाथ शिंदे फूट को नहीं रोक सके। आज जैसे ही विधायक विधानसभा पहुंचे तो रुख बदलते ही देखने को मिला। शिवसेना विधायक नितिन देशमुख और कैलाश पाटिल वापस उद्धव कैंप में लौट आए। विपक्षी महाविकास आघाड़ी गठबंधन के विधायकों ने मेज थपथपाकर उद्धव कैंप में लौटे विधायकों का स्वागत किया। बात कर लें राहुल नार्वेकर की। शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से वे जुड़े हुए थे। राहुल शिवसेना यूथ विंग के प्रवक्ता भी रह चुके हैं। राहुल नार्वेकर राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं। राहुल के पिता सुरेश नार्वेकर पार्षद रहे हैं। 2014 में राहुल नार्वेकर शिवसेना में थे। उस दौरान लोकसभा चुनाव में उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए अपनी दावेदारी पेश की थी, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला था। टिकट के लिए शिवसेना के इनकार के बाद राहुल नार्वेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी में शामिल हो गए थे। एनसीपी ने राहुल नार्वेकर को मावल लोकसभा क्षेत्र में से मैदान से उतारा था, लेकिन राहुल को हार का सामना करना पड़ा था। बाद में राहुल बीजेपी में शामिल हो गए थे और इसके बाद अब महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर बनाए जा चुके हैं।
तो उदयपुर हत्याकांड के बाद अब जयपुर में प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि जयपुर में ये संत समाज के विशाल सामूहिक प्रदर्शन किया गया। उदयपुर हत्याकांड के विरोध में जयपुर के स्टैच्यू सर्किल पर बड़ी संख्या में लोग कन्हैयालाल की हत्या का विरोध जताने पहुंचे। संत समाज के नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया जा रहा है। इस दौरान जमकर नारेबाजी की गई। वहीं कुछ ही देर में एक मौन जुलूस भी निकाला गया। प्रदर्शन को देखते हुए क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। जयपुर से सर्व हिंदू समाज की ओर से एक बड़ा सामूहिक प्रदर्शन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में संत और हिंदू समाज के लोग जुटे। प्रदर्शन में वक्ताओं ने गहलोत सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप भी लगाया। वहीं हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया। प्रदर्शन में लोग भगवा झंडा लेकर शामिल हुए। इस दौरान जय श्री राम के नाम के नारे गूंजते पड़े। इसके साथ ही मदरसे बंद करो और PFI पर ताला, राजस्थान का तालिबानीकरण बंद हो जैसे नारे लगाए गए। बड़ी संख्या में साधु संत भी सभा में पहुंचे और जिन्होंने हिंदू को इकट्ठा करने की बात पर जोर दिया। जयपुर में हिंदू संगठनों ने सर्व समाज के बैनर तले यह विरोध प्रदर्शन पुराने शहर के जौहरी बाजार में रखा था, मगर वहां संवेदनशील इलाका होने की वजह से प्रशासन ने इसकी इजाज़त नहीं दी थी। जो जयपुर के व्यापारियों ने भी दुकान बंद कर प्रदर्शन में शामिल होने का ऐलान किया। भीड़ को देखते हुए शहर के स्टैच्यू सर्कल जाने वाले रास्ते पर वाहनों का आवागमन रोक दिया गया। संगठनों ने बताया कि यह प्रदर्शन राजस्थान सरकार की नीतियों के खिलाफ किया जा रहा है। बता दें कि उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या को लेकर पूरे राजस्थान में आक्रोश और गुस्से का माहौल है। इससे पहले उदयपुर हत्याकांड के विरोध में व्यापार महासंघ के आह्वान पर गुरुवार को भी जयपुर के बाजार बंद रहे थे। इस बंद को लेकर विश्व हिंदू परिषद का भी समर्थन मिला था। उदयपुर हत्याकांड की जांच में अब बड़ा खुलासा हुआ है। हत्याकांड की साजिश में 2 मौलाना और 2 वकील भी शामिल थे, जिसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया है। उदयपुर के दोनों मौलानाओं रियासत हुसैन और अब्दुल रज्जाक ने ही दावत इस्लामी की ट्रेनिंग के लिए कन्हैयालाल के हत्यारे मोहम्मद गौस को पाकिस्तान भेजा था। उदयपुर हत्याकांड के चारों आरोपियों को शनिवार को अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में शिफ्ट कर दिया गया। यहां से NIA की टीम चारों आरोपियों को देर रात वापस जयपुर लेकर गई। कहा जा रहा है कि आरोपियों को दिल्ली ले जाया जा सकता है, जिसके बाद अब बीजेपी नेता का बयान सामने आया। बीजेपी नेता ज्ञानदेव आहूजा ने नुपुर शर्मा को देश के वर्तमान माहौल बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार ठहराया। ज्ञानदेव आहूजा ने कहा कि नुपुर शर्मा के बयान से समाज में माहौल बिगड़ा है। न्यायालय ने जो कहा है वो सही है। कभी भी किसी भी धर्म और उनके धर्मगुरु के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। आहूजा ने आरोपियों की फांसी और इस केस से जुड़े लोगों की जल्द गिरफ्तारी की मांग रखी है। उन्होंने जानकारी दी कि उदयपुर की घटना के विरोध में 5 जुलाई को अलवर कलेक्ट्रेट, जिला मुख्यालय, SDM कार्यालय के बाहर सभी ब्लॉक में धरना दिया जाएगा। बुलेटिन में बात अब बिहार की कर लेते हैं। बिहार में चलती ट्रेन के इंजन में अचानक आग लग गई, जिसके बाद ट्रेन में बैठे यात्रियों में हड़कंप मच गया। बिहार में रविवार की सुबह चलती ट्रेन के इंजन में आग लग गई। चलती ट्रेन के इंजन से धुएं का गुब्बारा उठता देख यात्रियों में हड़कंप मच गया। ट्रेन के गार्ड ने इसकी जानकारी तुरंत चालक दल के सदस्यों को दी और ट्रेन तत्काल रुकवाई गई। इस घटना में किसी यात्रियों को किसी तरह का नुकसान की खबर सामने नहीं आई। जानकारी के मुताबिक ट्रेन सवारी गाड़ी रविवार की सुबह 5 बजे से 10 मिनट पर रक्सौल स्टेशन से रवाना हुई थी। यह सवारी गाड़ी बेहाली स्टेशन के आउटर के समीप पहुंची, जिसके बाद इस इंजन से धुआं उठता दिखाई दिया। इंजन से धुआं उठता देख सवारी गाड़ी के गार्ड ने इसकी जानकारी तुरंत ही चालक दल के सदस्यों को दी। इंजन से पहले हिस्से में आग लगने की जानकारी मिलते ही चालकों ने गाड़ी को बेलाही स्टेशन के पास रोक लिया। यह घटना करीब 5:30 की बताई जा रही है। इंजन में आग लगने की जानकारी जैसे ही ट्रेन के सवार यात्रियों को मिली तो उनमें हड़कंप मच गया। सभी यात्री ट्रेन से नीचे उतर आए। मौके पर आसपास के ग्रामीणों ने की भी भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों ने इसकी जानकारी तत्काल फायर ब्रिगेड को दी और अपने स्तर से आग पर काबू पाने की कोशिशें शुरू कर दी। कहा जा रहा है कि
आउटर के समीप होने की वजह से ट्रेन की गति धीमी थी। आग कैसे लगी, इस संबंध में अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। तो बिहार में अब बुलडोजर गरजता नजर आ रहा है। यहाँ एक ही दिन में 70 घरों को ध्वस्त करने का काम किया जा रहा है। पुलिस और लोगों के बीच इस दौरान झड़प हुई, जिसमें एसपी घायल हो गए। अगर किसी राज्य में बुलडोजर से अवैध निर्माण वाले घर गिराए जाते हैं और वहां के लोग कहते हैं कि यहाँ भी योगी राज आ गया है। ताज़ा मामला बिहार का है, जहां अब बुलडोजर की सबसे बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि राजीव नगर थाना क्षेत्र के नेपाली नगर दीघा के इलाके में प्रशासन ने 70 मकानों को ध्वस्त करने में जुट गया है। प्रशासन ने इसके लिए 17 जेसीबी की मदद ली। इस दौरान कार्रवाई वाले इलाके में 2000 से ज़्यादा पुलिस बल तैनात किया गया। कार्रवाई शुरू होते ही लोगों में हंगामा शुरू हो गया। पुलिस ने जब उन्हें हटाने की कोशिश की तो लोगों ने ठेले में केरोसिन छिड़ककर आग लगा दी, जिसकी चपेट में आने से कई लोग झुलस गए। वहीं इस दौरान लोगों ने जमकर पथराव भी किया। अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच हुई झड़प में सिटी एसपी पटना अम्बरीश राहुल घायल हो गए। पटना में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने रविवार को बड़ा एक्शन लिया। करीब दर्जनों बुलडोजर के साथ भारी संख्या में पुलिस की टीम राजीव नगर थाना के नेपाली नगर पहुंची। प्रशासन का कहना है कि बिहार हाउसिंग बोर्ड की जमीन पर अवैध कब्जा कर ये सारे घर बनाए गए हैं। टीम 70 मकानों को जमींदोज करने पहुंची थी। इस दौरान भारी बवाल देखने को मिला। पुलिस पर पथराव किया गया। पुलिस ने भी आंसू गैस के गोले दागे। विरोध के बीच कुछ घरों पर बुलडोजर भी चलाया गया, लेकिन स्थानीय लोगों का विरोध बढ़ता गया और पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। सिटी एसपी अम्बरीश राहुल को भी गंभीर चोटें आई। इस दौरान पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया। बीघा आवास विवाद मामले ने प्रशासनिक कार्रवाई का विरोध करने पहुंचे बीघा भूमि आवास बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष नाथ सिंह और महासचिव विजेंद्र सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। फिलहाल उन्हें राजीव नगर थाना पुलिस परिसर में रखा गया है। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार उन्हें कोतवाली ले जाने की तैयारी चल रही है। इसके बाद राजीव नगर मामले में किए गए घेराव मामले में दोनों नेताओं पर मुकदमा दर्ज किया गया था। दोनों नेताओं की गिरफ्तारी के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश और बढ़ गया और संघर्ष समिति के बाकी नेता भी धीरे धीरे राजीव नगर थाने की ओर बढ़ने लगे। उनका कहना है कि प्रशासन ने बिना बताए ही हमारे नेताओं को किस आधार पर अरेस्ट किया है। इस संबंध में वारंट किसके पास है और किसने जारी किया है। रविवार को चिन्हित 70 घरों को तोड़ने पहुंचे पुलिस का स्थानीय लोगों ने विरोध किया, लेकिन प्रशासन का एक्शन जारी रहा, जिसके बाद गुस्से में स्थानीय लोगों ने पथराव करना शुरू कर दिया। जिसके बाद जवाब में पुलिस ने कार्रवाई की। पत्थरबाजी में कई पुलिस वाले घायल हुए। लोग सिलेंडर को आग के हवाले कर प्रदर्शन कर रहे थे। भारी बवाल के बाद फिलहाल प्रशासन ने अपना एक्शन बंद किया। राजीव नगर थाने में सुरक्षा बढ़ा दी गई। डीएम और एसएसपी भी मौके पर पहुंच गए। 1 महीना पहले ही प्रशासन ने इन सभी घरों को नोटिस दिया था। गौरतलब है कि 1 महीने पहले ही पटना प्रशासन ने नेपाली नगर कॉलोनी में 70 मकान मालिकों को मकान तोड़ने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिया था। लोगों का कहना है कि अगर मकान अवैध हैं तो नगर निगम टैक्स क्यों लेता है। हम लोगों ने इसी मकान के नाम पर बिजली पानी का कनेक्शन लिया है, फिर उनके मकान को क्यों और कैसे तोड़ा जाएगा। बाद में अंचल अधिकारी ने फिर से सुनवाई नोटिस प्राप्त किए मकान मालिकों की मांग पर सुनवाई की। अंचल अधिकारी ने एक बार फिर से सुनवाई की, लेकिन दस्तावेज देखने के बाद फिर 1 हफ्ते का समय देकर मकान को तोड़कर हटाने के लिए कहा गया। वहीं ऐसा नहीं करने पर मकान को प्रशासन की ओर से तोड़ने और हर्जाना भरने की भी लगाने की भी बात कही गई थी। ब्रिटेन में बात अब कोरोना मामलों की कर लेते हैं। दरअसल कोरोना के
मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। बीते 24 घंटे की बात करें तो बीते 24 घंटे में कोरोना के मामलों की संख्या बढ़कर 16,103 पहुंच चुकी है। इस दौरान 31 मरीजों की मौत दर्ज की गई है। एक दिन पहले यानी कि शनिवार को ये मामले 17,092 थे, जबकि शुक्रवार को 17,070 मामले सामने आए थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से शनिवार सुबह अपडेट किए गए आंकड़ों के अनुसार सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 1,11,711 हो गई। वहीं दैनिक संक्रमण दर 14.27 पहुंच गया। शनिवार को दैनिक संक्रमण दर 4.14% दर्ज की रही थी। रविवार को इसमें बढ़ोतरी दर्ज की गई। सक्रिय मरीजों की संख्या बीते 24 घंटे में बढ़कर पूरे देश में 2,143 बढ़ चुकी है। बीते 24 घंटे में 23 मौतें हुई हैं और मौतों के साथ देश में कुल मौतों का आंकड़ा बढ़कर 5,25,199 पहुंच चुका है। तो भारत ने अफगानिस्तान को 25,000 मैट्रिक टन की एक और खेप भेजी है। इसके बाद गेहूं की 50,000 मैट्रिक टन खेप भेजने की का लक्ष्य भारत ने बनाया है। अफगानिस्तान को 25,000 मैट्रिक टन गेहूं की एक और खेप भेजी जा चुकी है। इसे अटारी वाघा सीमा के रास्ते भेजा गया। इस संबंध में सीमा शुल्क के संयुक्त आयुक्त बलवीर मंगत ने कहा कि अब तक अफगानिस्तान को कुल 36,000 मैट्रिक टन गेहूं भेजा जा चुका है। भारत ने कुल 50,000 मैट्रिक टन गेहूं भेजने का लक्ष्य निर्धारित किया था, जिसमें से अब केवल 14,000 मैट्रिक टन गेहूं को भेजा जाना बाकी रह गया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने अफगानिस्तान को गेहूं की एक और खेप भेजी है। वहां के लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करने की हमारी प्रतिबद्धता दृढ़ है और भारत के विश्व खाद्य कार्यक्रम के अंतर्गत अफगानिस्तान को 50,000 मैट्रिक टन गेहूं की मानवीय सहायता करेगा। इसके अंतर्गत यह सहायता भेजी जा रही है। गौरतलब है कि भारत ने घोषणा की थी कि वह पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान को 50,000 मैट्रिक टन गेहूं भेजेगा, जिसके बाद इस पर कार्रवाई शुरू की गई और अब 25,000 मैट्रिक टन की एक और खेप अफगानिस्तान में पहुंचाई गई। भारत ने 25,000 टन की गेहूं की खेप मानवीय सहायता की पहली खेप 26 फरवरी को पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान के जलालाबाद पहुंची, जबकि भारत की मानवीय सहायता का दूसरा काफिला 2,000 मैट्रिक टन गेहूं लेकर 3 मार्च को अटारी बॉर्डर और अमृतसर से जलालाबाद अफगानिस्तान के लिए रवाना हुआ। इसके अलावा भारत ने 8 मार्च को अटारी वाघा सीमा के माध्यम से 40 ट्रकों में अफगानिस्तान को 2,000 मैट्रिक टन गेहूं की तीसरी खेप भेजी, जिसके बाद 2,000 मैट्रिक टन गेहूं की चौथी खेप 15 मार्च को अटारी वाघा सीमा के माध्यम से अफगानिस्तान के लिए भेजी गई थी। पाकिस्तान सरकार ने नवंबर 2021 में अफगान लोगों के लिए एक विशेष मदद के रूप में मानवीय सहायता के लिए असाधारण आधार पर वाघा सीमा के माध्यम से भारत से अफगानिस्तान में मानवीय सहायता के रूप में 50,000 मैट्रिक टन गेहूं और जीवन रक्षक दवाओं के परिवहन को मंजूरी दी थी। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की तरफ से एक प्रेस वार्ता में कहा गया कि मानवीय सहायता के परिवहन के लिए दी गई समय विधि 21 मार्च की, माफ कीजिएगा, समय विधि 21 मार्च 2022 को समाप्त हो गई है, जिसके बाद अब भारत ने अफगानिस्तान को 25,000 मैट्रिक टन की गेहूं की एक और खेप भेज दी है। भारत का लक्ष्य 50,000 मैट्रिक टन गेहूं भेजने का है। बुलेटिन में अब बात मौसम की कर लेते हैं। दरअसल देश के कई हिस्सों में मानसून अपनी दस्तक दे चुका है। इसके बाद भी मौसम विभाग ने कई राज्यों में बारिश होने की संभावना जताई है। राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सों में शुक्रवार को ही बारिश के साथ ही दक्षिण पश्चिम मानसून पूरे देश में समय से 6 दिन पहले ही पहुंच गया। केरल में भी सामान्य समय से 1 जून से 3 दिन पहले ही 29 मई को मानसून पहुंच गया था। भारत के मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि दक्षिण पश्चिम मानसून के पूरे देश में पहुंचने की सामान्य तिथि 8 जुलाई है। आईएमडी ने जुलाई में उत्तर भारत के कुछ हिस्से, मध्य भारत और दक्षिण प्रायद्वीप के अधिकतर हिस्से
हिस्सों में सामान्य और सामान्य से अधिक भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। मौसम विभाग के मुताबिक छत्तीसगढ़ और ओडिशा में अलग अलग जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, गंगेय पश्चिमी बंगाल, असम, मेघालय में अलग अलग जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक नागालैंड, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, गुजरात राज्य, गोवा, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, तटीय कर्नाटक और केरल और में भारी बारिश हो सकती है। वहीं दिल्ली एनसीआर में अगले 3 दिन हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। पिछले 2 दिन में हल्की से मध्यम बारिश के बाद कई हिस्सों में जल जमाव की खबरें सामने आई। मौसम विभाग की भविष्यवाणी के मुताबिक अगले 5 दिनों के दौरान ओडिशा, गुजरात और गोवा में जोरदार बारिश होने की संभावना जताई गई है। मध्य भारत में 4 और 5 जुलाई को, पश्चिमोत्तर भारत में 5 और 6 जुलाई को झमाझम बारिश हो सकती है। उत्तर ओडिशा के ऊपर बन रहा कम दबाव का क्षेत्र बांग्लादेश के ऊपर चक्रवात की स्थिति बन रही है। ओडिशा के उत्तर में कम दबाव का क्षेत्र भी बनने के संकेत मिले हैं। इसके संबंधित क्षेत्र में साथ ही मध्य भारत में मानसूनी बारिश में तेजी आ सकती है। तो मौसम विभाग ने कई राज्यों में भारी बारिश होने की संभावना जताई है। बुलेटिन के आखिरी में बात करेंगे असम की बाढ़ की। असम की बाढ़ ने लोगों को काफ़ी प्रभावित किया है। यहाँ 29 लाख से ज़्यादा लोग इस बाढ़ में प्रभावित हुए हैं। असम में बाढ़ के कारण गंभीर हालात बने हुए हैं। इसके कारण राज्य भर में तबाही की स्थिति है। बाढ़ से असम के 30 जिलों में 29 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि उनके घर जलमग्न हुए हैं, फसलें डूब गई हैं, महीनों से वे सो नहीं पाए हैं। बीते 24 घंटे में 8 और लोगों की मौत दर्ज की गई है। बाढ़ से प्रभावित हुए 29 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की तरफ से इस साल बाढ़ और भूस्खलन के कारण मरने वालों की संख्या बढ़कर 159 हो चुकी है, जबकि एक व्यक्ति के लापता होने की सूचना मिली है, जिसके लापता लोगों की कुल संख्या अब 36 हो चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से अंतर मंत्रालय केंद्रीय टीम राज्य में पहुंचा दी गई है। IMCT की एक टीम कछार, हेलाकांडी और करीमगंज और दूसरा समूह नलबाड़ी, बजली, कामरूप और मोरी गांव में बाढ़ से हुए नुकसान का आंकलन करने के लिए पहुंची है। तो वहीं मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा पिछले 10 दिनों में बराक घाटी का तीसरा दौरा कर चुके हैं। वहीं इस स्थिति की समीक्षा करने के लिए करीमगंज पहुंचे। उन्होंने जिले के सुभाष हाई स्कूल, कालीबाड़ी और गोपिका नगर में राहत शिविर का दौरा किया। मुख्यमंत्री ने इससे पहले 2 बार सिलचर का दौरा किया और जलमग्न शहर का हवाई सर्वेक्षण भी किया। इस बीच राज्य भर में 75 राजस्व मंडलों के तहत 2608 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, जबकि 3,05,565 लोग और 551 राहत शिविरों में शरण ले चुके हैं। सबसे बुरी तरह प्रभावित जिलों में कछार जिले में 14,31,652 लोग इस बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। इसके बाद नागांव में 5,19,473 लोग और बारपेटा में 4,05,02 लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। तो वहीं 76,115 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र जलमग्न हुआ है, जबकि 51 जानवर इस बाढ़ में बह चुके हैं। देश लाइव में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार न्यूज़।